So people आप लोग अच्छा किया है यार, डोंट वरी, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही कोशिश अच्छी करी है, बट यू कैन डू सम मोर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में कैपेसिटी नहीं है या आप लोग वेले हो, नो, यू आर रियली पोटेंशियल स्टूडेंट, मतलब आप लोगों में वो है, वो जो कीड़ा होता है कि कर सकते हैं, वो कीड़ा तो है, बस उसको थोड़ा सा खुजली करना बाकी है ताकि वो और थोड़ा निखर कर पाए। मैम मैम जो नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा मैम, और इस संडे जो टेस्ट हुआ था मैम, दोनों को मिला के स्कोरिंग करके मैम सिलेक्ट किया जाएगा बैच। ऐसा तो कुछ अभी नो आइडिया ऑफ सच डिस्कशन। लक्ष्मी, आपने दिया नहीं है पेपर? क्यों? मैम मेरे पास कल फोन नहीं था इसीलिए। यार इतने इम्पोर्टेंट टेस्ट आप लोग क्या तो इतना लाइटली लेते बच्चा जी, नहीं लेना है इतना लाइटली। सॉरी मैम, मेरे पास फोन नहीं था। या अगर मैं ऐसा सोच के अगर आपके क्लासेस बंद करा देती कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, नहीं लेंगे क्लासेस, तो क्या आप आज लोग इतना पढ़ सकते क्या बच्चा? नहीं ना। ठीक है, मुझे ये भी समझ में आता है कि कुछ ऐसा हो जाता है मजबूरी कि आपको नहीं मिल पाता फोन या कुछ। आपको पता है मैं किस हद तक, अगर आकृति पता है ना कभी कभी जुड़ती है अपने क्लास में भी, वो एक्चुअली शी इज फ्रॉम 11 बैच, तो वो आई फॉर सम पीपल ट्राइड सो हार्ड कि ये लोग, नहीं, मैं कहा मामा की जगह पे जाके बैठी है। मैंने बोला व्हाट डज दिस यार, वी आर ट्राइंग हार्ड फॉर योर टेस्ट एंड आप लोग सब छोड़ के उधर जाके बैठे हो। नहीं मैम, बहुत ही कुछ खराब इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो गया था इट सीम्स, एंड गए। मैंने बोला ठीक है। एट दैट मोमेंट उसको उस टाइम पे मेरे फोन से किसी और फोन से, किसी और फोन से फिर उनके मामा के फोन पे, समहाउ आई ट्राइड टू गिव हर टेस्ट, बट फिर भी टेस्ट का स्कोर मुझे नहीं मिला, या उन्होंने अटेम्प्ट किया नहीं किया, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक ना, जब उसका क्लास होगा तो पकड़ूंगी मैं उनको। बट मेरे बताने का सिर्फ इतना ही है कि जब हम इतनी जोर कोशिश लगाते हैं बच्चों से ये करने के लिए, एंड आप इतना लाइटली मत लो यार बच्चा, सच में मत लो। ये अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं करेगा आपके ऊपर, कोई और इतना मेहनत शायद लगाएगा भी नहीं अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। किसी को कोई पड़ी नहीं है आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये बड़े बड़े क्लासेस हो गए, किसी को कोई पड़ी नहीं। हाँ, आप बहुत अच्छे से शाइन कर जाओगे, एकदम से बढ़िया मार्क्स लोगे, तो एकदम वाह वाह बड़ाई होगी, सबकी तारीफ हो जाएगी, घर पे आके इंटरव्यू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट इफ यूर एवरेज स्टूडेंट, तो इतना कोई भी मेहनत नहीं लेगा, चलो ये इतना पढ़ता नहीं है, इसे क्यों, ये देखिए। बट वी डोंट डू दैट, मैंने पहले भी पढ़ा था, सी अल्फा बैच का बनने का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग छूट जाएंगे। नो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बच्चा एकदम से डॉक्टर बने। नो, किसी के एम्बिशन उतने भी नहीं आए होते, किसी को सिर्फ फार्मेसी करनी है, किसी को बीएससी करना है, किसी को बायोटेक करना है, तो उन सबको भी हम देखते हैं ना कि किसका क्या इंटेंशन है, क्या नजरिया है। तो दैट इज हाउ वी ट्रीट एवरी स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि अच्छा निखिल ने अच्छा स्कोर कर लिया, चलो सिर्फ मैं निखिल से बात करूंगी, नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी इक्वल है। तो जिसकी जो ख्वाहिश है, जिसकी जो इच्छा है, उसको उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो इन रिटर्न आपसे क्या है कि बी सिंसियर, बी ओबीडियंट, और क्या ही मांगा है। तो बुरा ना मानना मेरी डांट का, बट प्लीज देखो, मैं कुछ बोलती हुई बात छोड़ के चले जाते हो। सनी प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल बी रेगुलर, शट अप नाउ, बी रेगुलर सनी। पहली बात, रेगुलर आते नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं होता है हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। खामा का गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना क्लास छोड़ के चले जाओ अभी के अभी। कुछ पता नहीं होता है। मैम मेरा मन नहीं कर रहा था, टेस्ट दे दिया, मैं पागल हूं यहाँ पे बैठी हुई? Am I mad? Just leave the class right now. अल्फा बैच क्या है? एक तो भी क्लास अपने ढंग से अटेंड करिए। बाकी सब लोगों को पता है अल्फा बैच क्या है। कौन ऐसा बच्चा जिसको पता नहीं व्हाट इज अल्फा बैच? व्हाट डू यू डू इन द क्लास? कितना कितना पेशेंस रखूं मैं आपके साथ? दो ही बच्चे हैं तो दो ही बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे, बट जिनको कदर है ना उनको पढ़ाऊंगी मैं। आई एम शोइंग यू पेपर फॉर यस्टरडे, टेल मी कि आप लोगों को क्या डाउट है, क्या नहीं है। मैंने कभी इतनी सख्ती से किसी से पेश आया नहीं है, हमेशा आई बीन पोलाइट, आई बीन हम्बल एंड फ्रेंडली, है ना? एटलीस्ट 2 महीने हो गए ना हम लोगों को आपके साथ, हो गए कि नहीं? यस मैम, जा रही है। तो कभी भी मैंने आपसे ऊंची आवाज बात की, कभी भी किसी को भी डांट लगाया, कभी नहीं। मैम फिर भाव तो अच्छे हो पर
नहीं यार, मेरा सनी, आप मेरे लिए भी बच्चे हो, मैं आपको किसी से डिफरेंशिएट नहीं करती, उल्टा सनी आपसे गप्पे भी मारती हूँ मैं, बट आप थोड़ा ध्यान तो दो, चल क्या रहा है क्लास में आपको पता नहीं होता है यार। यू इमेजिन ये मैसेज पढ़ के हाउ वुड आई फील, बताओ आप ही बच्चे बताओ। अरे मैम Yes. कल मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं दे नहीं पाया। आपको क्या लगता है मुझे क्या फील हो रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक हाउ आई फील? मैम वही सोचो तो कहा था। मैम 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 आपने 1 फिजिक्स का वीक पेपर मेहनत भी मत की दियो। क्या दो जन एक साथ बात कर रहे हो आप? मैम आपकी 1 वीक की मेहनत थी और फिर मैम कोई बोल दे कि मैम मुझे मन नहीं कर रहा था, मैम आपको तो लगेगा ही ना बुरा। तुम सनी प्लीज समझो यार, सामने वाले इंसान की कदर समझो। आज मैं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको नहीं, मैंने किसी को भी ऑफलाइन भी पढ़ाया होगा ना, उनको भी मैंने हमेशा मेरे जीजो जान से बताया है कि बच्चा आप मेरे लिए कोई अलग नहीं हो। मैं भी आप और हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं, मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो आप, मोर और लेस। तो व्हेन आई एम डूइंग सो मच थिंग फॉर यू, मुझे आपसे कुछ उम्मीद नहीं है। चाहे 10 साल बाद आप मुझे भूल भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी मुकाम पे रहोगे, यही सोच के हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जैसे कितने बैच हम देखते हैं यार, कितने बैचेस हम देखते जाते देखते जाते देखते जाते। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरा फर्स्ट बैच अभी भी मेरे बर्थडे पे या कभी टीचर्स डे पे या कभी दिवाली, ये वो अभी भी मुझसे बात करता है। वाई? वो बॉन्ड मैम कब बनता आता है। था आपके बर्थडे? दैट इज नाउ 2016-17 की बैच है वो पहले। मैम बर्थडे कब आता है आपका? छोड़ो, आपके एग्जाम्स होंगे तो। नहीं मैम बता दो। मैम बता दो। मैम बिन विश तो कर ही देंगे। 2 मार्च। मैम एग्जाम नहीं है मेरा, मैं फ्री हूँ। ये चलो, ओके ओके चलो, मैं हो गई अब, सब गुस्सा गुस्सा हो गया ठंडा। चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ नाउ, गुस्सा गायब। एंड लेट्स फोकस। क्वेश्चन वैसे बहुत ही इजी थे बच्चा, हमने करे भी थे। वाइटल कैपेसिटी क्या है ना? 102, 102, 103, 104, ये तो इजी है। आई गेस आप लोग 104 क्वेश्चन पे अटके होंगे, वैसे आपको दिख रहा है क्या? हाँ, यस मैम। यस मैम दिख रहा है। लक्ष्मी का आ रहा है, अच्छा वेरी गुड। ओके सनी फाइन, आप रिकॉर्डिंग देखो बेटा, मैं बता रही हूँ ना आपको, एक बार रिकॉर्डिंग तो देख लो। सी अल्फा बैच ये है बच्चा कि हम लोग ये जो पार्ट टेस्ट रखी है ना, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो रियली एम्बिशियस है, जिनको डॉक्टर्स वगैरह इस लेवल पे सीखना है आगे डिग्री में, तो उनको छाट के एक स्पेशल बैच बना रहे फॉर 12th। ओके, दोज हु आर एमिंग फॉर डॉक्टर पर्पस, तो उनको फिर वो उतनी मेहनत भी करेंगे, उतना दम लगा के वो पढ़ेंगी भी, तो उनको हम छाट के एक अलग से ग्रुप बनाया जा रहा है एज अ स्पेशल ग्रुप, फाइन। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के बच्चों को छोड़ा जाएगा, नो, बाकी के बच्चों को भी पढ़ाया ही जाएगा। एंड जब बायो की बात आती है, बायो को वैसे भी चाहे वो स्पेशल हो नॉट स्पेशल हो, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एडवांस लेवल की सॉल्विंग एंड ऑल सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आएगी। एडवांस लेवल का एज सच बायो में इतना कुछ नहीं आता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू बायो इट विल नॉट मैटर मच, एक दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, नॉट मच। बट फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बात करूंगे तो हाँ, थोड़ा डिटेल लेवल पे जाएगा दूसरे बैच में। बट जो बाकी के बच्चे हैं, जो एवरेज है, जो इतना नहीं कोप अप कर सकते या उनका इतना एम्बिशन भी नहीं है, तो वी विल हेल्प देम टू रीच व्हाट दे वांट। बेसिक्स क्लियर करनी है किसी को सीओईटी अच्छे से क्रैक करनी है ना, तो वी कैन हेल्प इन दैट वे। तो उसके हिसाब से ये बैचेस हो रहा है। अब क्लियर बच्चा जी? हनी है या छोड़ के Yes, चला गया? है तो मैम फिलहाल अभी। ओके ठीक ओके। है। ओके शिवानी, चलो तो 104 का मैं शायद आपको बता देती हूँ, मे बी यू विल हैव गेट कंफ्यूज इन द वर्ड क्रोमोनीमा। बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ये वाला पूछा है उन्होंने कि बीड्स ऑन द स्ट्रिंग ऑफ ए आर सीन इन बी विच कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम इन सी स्टेज ऑफ द सेल, मतलब ए बी सी क्या पूछा है, तो इसको आप कैसे डिकोड करोगे? सी स्टेज ऑफ द सेल पूछा है एंड कंडेंसेशन हो रहा है, ऐसा पूछ रहा है। तो कंडेंसेशन ज्यादातर आपने कहा देखा है, मेटाफेज में देखा है, प्रोफेज खत्म होकर मेटाफेज में जाते जाते कंडेंसेशन होती है, करेक्ट? तो आप सी एंड डी को काट दो इधर ही, अब ऑप्शन बचता है ए एंड बी। अब देखो, अगर बी ऑप्शन में आप देखोगे, बी ऑप्शन में बी जो है, बी ऑप्शन का ए क्रोमैटिन है, बी क्रोमैटिड है।
अगर अब ये क्या करो, ए बी सी को ना उस सेंटेंस में डाल के देखो, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ क्रोमैटिन आर सीन इन क्रोमैटिड विच कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम इन द मेटाफेज। गलत साउंड कर रहा है, क्रोमैटिड एक ऑलरेडी कंडेंस्ड फॉर्म होता है, तो ये ज्यादा सही नहीं जाएगा। अब ए वाले ऑप्शन के पास आओ, ए वाले ऑप्शन के वो ए बी सी जो ब्लैंक्स है उसको सेंटेंस में डाल के देखो, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ क्रोमोनीमा आर सीन इन क्रोमैटिन which condense to form chromosome in metaphase। इसका मतलब क्रोमोनीमा क्या है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जो हमारी प्रोफेज में होती है जहां पे जस्ट कंडेंसेशन शुरू हुआ है, एंड जो हमारा धागा होगा ना क्रोमैटिन जिसको बोलते हैं, डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, क्रोमैटिन जैसे स्ट्रक्चर में होता है। तो जगह जगह पे जहां पे भी वो कंडेंसेशन होने लगता है ना, तो वहां पे मान लो ऐसे जगह जगह पे गांठ बनने लगती है, नेटवर्क बनने लगता है, कंडेंसेशन दिखने लगता है। तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मतलब जैसे मोतियों वाली हार, या जैसे हार होती है ना, बीच बीच में फूल है, बीच बीच में धागा है, तो उसको उसका एक एग्जाम्पल दिया है क्रोमोसोम को कि जैसे वो हार जैसे दिखता है, क्योंकि बीच में धागा एंड बीच में फूल, बीच में धागा बीच में फूल। इसका मतलब फूल का मतलब ये दिखाता है कि वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, एंड धागा मतलब वहां पे अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये प्रोफेज की शुरुआत में दिखता है। तो क्रोमोनीमा जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, क्रोमोनीमा इज नथिंग बट बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग ही, मतलब जैसे फूलों का हार जैसे दिख रहा हो मान लो, उसके स्ट्रक्चर को क्रोमोनीमा कहते हैं। अब क्लियर? यस मैम। नहीं, ऑप्शन ए सही है बच्चा जी इसका। नहीं लक्ष्मी, मुझे केमिकल कॉलेज में पढ़ाना है, ऐसे गुस्सा शांत हो जाएगा तो पढ़ा दूंगी, आपको नहीं रुकना है तो मत रुको यार, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी अब। नेक्स्ट तो रूट है जिससे हम पल्स मेकिंग कर रहे हैं, ये इजी है, ऐसे नोड एवी नोड बंडल ऑफ सेल्स परकिंजी फाइबर्स हार्ट मसल्स, मैम इजी है, इजी क्वेश्चन है ये। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है 108 किया वैसे। हाँ सर, नहीं अगले चैप्टर का टेस्ट अभी तक डिसाइडेड नहीं है, वो पोर्शन कल परसों आपके ग्रुप में ना हर टीचर वो एक सिलेबस का इमेज डालता है, उसको डाउनलोड करके देखिएगा, यस मैम बता दूंगी वैसे मैं वैसे। ओके मैम बच्चा जी 108। हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या, मुस्कान बोल रहे हो क्या कुछ? नो मैम कौन बोल रहा है फिर, किसी लड़की का आवाज आ रहा है मुझे। मैंने आज ही अपनी लोग जुड़े यार, आज क्या हो गया, बच्चे जो जनरली 15 के ऊपर होते हैं 108 का ए लिखे होंगे सब लोग। अच्छा सब लोग समझ गए क्या इस क्वेश्चन को, वेरी गुड यार। मुझे डर था कि 108 में बच्चे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, मेरे एक्सपेक्टेशन से आप लोगों ने सही में बहुत अच्छा किया है, सही में आई एम रियली हैप्पी। ओके दैट इज करेक्ट, ए आंसर इज करेक्ट। वैसे बता दूं क्या मैं, माइटोसिस एंड मियोसिस की मेरिस्टेम एंड गैमेटोजेनिया मतलब जो गैमेट बनाने सेल से, वही गैमेटोजेनिया है। ओके सो यू गाइस हैव डन दैट करेक्ट। किसी को नहीं समझा तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगी। ये मेटाफेज है, ये हमने ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करा था इस डायग्राम को। यस मैम थैंक यू निखिल। Which of the following is 4 कार्बन कंपाउंड, ये तो कितना डेड सिंपल था यार, बहुत ही सिंपल था ये। यस मैम। 11 भी किया, सही से किया। 11 कौन गलत Yes, किया? ma'am. मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एफ इज वेरी करेक्ट। कोमल 11 नहीं समझाया क्या? फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स दैट कॉज सीरियस लंग डैमेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब एस्बेस्टोसिस एंड पर्टोसिस के बारे में आपने सीखा ही नहीं है, एलिमिनेट दैट। ब्रोंकियल अस्थमा इज नथिंग बट योर नॉर्मल अस्थमा एंड एफिजेमा। अब हमेशा कंफ्यूजन एफिजेमा एंड अस्थमा में होने वाली है। अब बात बट आपको ये सोचनी पड़ेगी कि ब्रोंकियल अस्थमा में अस्थमा ब्रोंकाई का होता है एंड यहाँ पे पूरे लंग की बात हो रही है। तो एफिजेमा में क्या हो जाता है, एफिजेमा में पूरा एल्वेलाई जो है सरफेस का वो डैमेज हो जाएगा एंड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, लंग डैमेज होते होते वो अल्टीमेटली पूरे लंग को ही, जैसे सिगरेट स्मोकिंग ना एफिजेमा में, तो पूरे लंग को ही वो धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। इसलिए इसका मोर करेक्ट आंसर इज एफिजेमा। बट वेट,
Asbestosis is also the option. Asbestosis is a occupationally respiratory disorder. मुझे लगता है ना इसका बी भी नहीं है, इसका सी जाना चाहिए, सी सी सी। मुझे लगता है ये सी जाएगा बच्चा जी, क्योंकि लेट मी चेक, ये वाला आंसर की भी आपको भेज दूंगी मैं। 1111 सी है, यस। क्यों सुनो, मैम पर नहीं नहीं एम्फीजेमा सुनो, में होगा ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी ये थोड़ा अभी क्लिक हुआ। इसको मैंने सॉल्व करते वक्त याद है क्या, कल या परसों जो हमने रिवीजन क्लास ली थी, वहां पे मैंने सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस के बारे में लिखा था एक क्वेश्चन में, याद आया मुझे एकदम से कि एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस एंड सिलिका इस केमिकल को इनहेल करने की वजह से होने वाला डिजीज है। और एक स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि ये जो फाइब्रोसिस वर्ड है ना बच्चा, फाइब्रोसिस वर्ड हमने सिर्फ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ा है, एफिसेमा या अस्थमा में हमने फाइब्रोसिस के बारे में नहीं पढ़ा कहीं भी। इफ यू रिकॉल, ये फाइब्रोसिस ये टर्म हम कहीं और नहीं पढ़ते हैं, ओनली इन ऑक्यूपेशनल वाले डिसऑर्डर्स में। एंड एस्बेस्टोसिस ये ऑक्यूपेशनल का एग्जांपल है, तो उस लॉजिक के हिसाब से सी सही जाएगा इसका। यस, अभी मुझे ये एकदम याद आया। यस मैम। मैम पर मैम लंग्स डैमेज तो मैम एम्फीजेमा में होती है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बट ट्रू, बट द थिंग इज व्हाट, जो कैरेक्टरिस्टिक लंग डैमेज में होता है वहां पे सरफेस एरिया डैमेज होगा एल्वेलाई का, यहाँ पे फाइब्रोसिस पूछा है। मेरे पास वो पीपीटी है, आपके पास भी अगर नोट है तो एक बार उसको खोल के देखो। फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, ये टर्म बोल रही हूँ मैं, ये दिस टर्म जो लंग का फाइब्रोसिस होता है, जहाँ पे इंजरी होती है, लंग को डैमेज होता है, ये सिर्फ हमने ऑक्यूपेशनल में पढ़ा है, कहीं और नहीं पढ़ा है। यस मैम, ये ऑक्यूपेशन वाले में यस था। मैम, राइट। हाँ, तो उस लॉजिक के हिसाब से ना फिर इसका सी, इसलिए मैंने आंसर की भी चेक किया ना, तो आंसर की में भी 1111 ही है, दैट मींस एस्बेस्टोस इज राइट आंसर। तो मैंने ना रिवीजन क्लास में लिखा था एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस, इन दोनों पे क्वेश्चन ज्यादा बनते थे, सिलिकोसिस भी ऑक्यूपेशनल वाला ही एक एग्जांपल था। ठीक है, एनीवेज सीख गए हम लोग और एक नई चीज। अच्छा ओके, गलत गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये स्टेटमेंट 1 और 2 सही करें, 1 1 12 के। यस मैम, ए ऑप्शन होगा इसका। Both the statements are true, correct. 113 इसका which भी is हो not सकता a है। polysaccharide, 113 which is मैम not। ए होगा। सुक्रोज मैम, क्या ए- है, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। स्टार्च सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, C3 C4 का डिफरेंशिएशन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन पता ही होगा आपको, है ना। 115 भी इजी था। और ऐसा यहाँ पे और कुछ जो नहीं पता हो आपको, आई थिंक कुछ नहीं है, वेरी इजी थे। 120 का कर पाए हो, 120 क्वेश्चन कर पाए हो आप लोग? यस मैम, इसका भी यस इथेरोसाइट्स मैम, है हो सी। गया था। कर पाए, वेरी गुड यार। ओके, ये बिकॉज हमने किडनी में इसको पढ़ा था आई थिंक, क्योंकि याद है ना किडनी में हमने देखा था यस मैम। इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है जो इरिथ्रोसाइट्स को बनाएगा, हेल्प करेगा। ठीक है, वेरी गुड। मैम नंबर कटे हैं तो फिजिक्स में कटे हैं बस, बायो में तो बहुत ही कम कटे होंगे। हाँ, बायो काफी इजी था, काफी इजी था, एक दो क्वेश्चन बस, बट वो भी तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है यार, जिस हिसाब से बोल रहे हो, तो देयर इज नो थिंग और कुछ नहीं है। मैम केमिस्ट्री में कटे हैं मेरे तो। ये क्वेश्चन भी हमने बायोलॉजी में डाला था ना। यस मैम, यस डी ऑप्शन। डी ऑप्शन था इसका। मैम पूरा पूरा सेम क्वेश्चन है। पूरा सेम क्वेश्चन, डी ऑप्शन है, लाइसिन है ये, मैंने तो मैम लाइसिन। बस इसका डी में यही देखा था, आपने लंबी सी चेन बनाई थी, इसी को टिक कर दिया, फिर तो मैंने देखा ही नहीं और कुछ, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था मैंने। ऐसा ना करो बट निखिल, ऐसा ना करो, ये हमारे आपको टेस्ट आदत हो जाएगी तो फाइनल एग्जाम में भी वही गलती कर बैठोगे, ऐसा ना करो। जैसे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देखा था ना मैं, ठीक है, कोई बात डायग्राम नहीं। देख के फिर मैंने। See, these हम are जब क्वेश्चन कर लेते ना, फोकस नहीं करते हैं मैम। ये सारे ना आपके प्रैक्टिसेस के लिए है। मुझे पता है कि इस लेवल पे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखना भी गलत बात है, क्योंकि ये न्यू टेस्ट आपको मतलब एमसीक्यूज नेगेटिव मार्किंग अभी तो आप सीख रहे हो,
इतने जल्दी अगर मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि नहीं आप इतने मार्क्स लगाओ तो ये गलत भी बात है ना। क्या पता आप सीख सीख के 12th पे और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लग जाओ। तो इट्स ओके मैंने हमेशा आपके साइड से जस्टिफाई, हमेशा जब भी हमारा मीटिंग होता है ये होता है वो होता है, यही बोला है कि हम बच्चों से इतना भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एकदम से चीर फाड़ के बाहर आ जाए। नॉट एवरीबॉडी सेम, मेरे हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं है। तो जो अच्छे है वो अच्छे है, अच्छी बात है, जो नहीं है वो भी अच्छे है, उनको अच्छा करना काम हमारा है। तो छोड़ना नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, कीप मैम मोटिवेटेड। आप 12th में आ रही हो फिर? यस मैम। अब आप 12th में आ रहे हो फिर? नहीं रे, 12th के सेट ऑफ टीचर्स डिफरेंट है बच्चा जी। तो मैम 132 को क्या किया? Which sets of circulation provides nutrients and oxygen? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। Systemic। हाँ हाँ सिस्टमिक में। ओके ओके। मैम डी नहीं होगा इसका, कोरोनरी सर्कुलेशन? कोरोनरी क्यों होगा बेटा? कोरोनरी मतलब हार्ट की जितना ही, हार्ट खुद को जो सर्कुलेट करता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अब अच्छा रुको यार, कार्डियक मसल एक मिनट, टिश्यूज एक मिनट, एक मिनट। है ना फिर? विच सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। हाँ निखिल, आपकी जैसी गलती मैंने भी कर दी, देखो। ट्रू पर ट्रू। इसका बी है। रुको लेट मी चेक। मैम इसका बी होगा, मैंने बी करा था। देखते 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 बी किया था। देखते 132 बी है। बी है मैम, बी है देखो। बी है देखो। बट ये सही पकड़ा है जिसने भी ये बोला ना कि विच सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल टिश्यू। कोरोनरी होना चाहिए ना एक्चुअली। आई विल पुट दिस पॉइंट इन योर टीम, बताती हूँ रुको। मैम एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने रात ही को पढ़ा था, सुबह को फिर पेपर करा। क्या क्या था सेंटेंस? सिस्टमिक सर्कुलेशन का कि कार्डियक मसल टिश्यू, वहां पे ये सेंटेंस दिया है कि कार्डियक मसल टिश्यू भी। ओके मैम रुक जाओ, चेक कर रही हूँ। वहां पे सही देखो, बात इज है। इट रिटन दैट गूगल कार्डियक पे भी मसल यही कह टिश्यू? रहा है मैम, गूगल पे भी कोरोनरी कह रहा है इस पे सर्कुलेशन। नहीं, क्वेश्चन ऐसे डालो ना कि विच सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड मैम इसका ऑक्सीजन टू डी कह रहा कार्डियक। है, मैम डी कह रहा है इसका, बट मैम बी भी है इसका, डी भी है। अब सिर्फ देखो व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। मैम यही दिखा रहा है, क्वेश्चन में डालते ही यही आ गया, पूरा क्वेश्चन डालते ही इसका ये आंसर आ रहा है। ये गलत बात है। ये क्वेश्चन का अब ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं, इसको देखना पड़ेगा अब। Coronary circulation is the circulation of blood in the blood vessels that supply the heart muscle. इसका कोरोनरी ही होना चाहिए टेक्निकली। 132 I'll mark and keep and discuss with other teachers also कि ये लोग इसका क्या सोच रहे हैं। दिया तो सिस्टमिक है बट कोरोनरी करेक्ट क्यों नहीं है सर? विल कीप दिस, क्योंकि मैंने भी अभी देखा ना, तो आपने पूरा क्वेश्चन वैसे टाइप किया क्या निखिल? यस मैम, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम। कैसे टाइप कर दो यार, मुझे भी सिखा दो इतनी जल्दी जल्दी, मुझे तो टाइम लगता है ये देख देख के टाइप करने के लिए। मैम कॉपी पेस्ट कर दिया करो। अब मैं देख यहाँ देख पे के क्वेश्चन नहीं, मैं मोबाइल में कर रही हूँ, कैसे करूँ? मैम लैपटॉप पे सामने देखो और कोरोनरी बोल दो। है इसका आंसर, कोरोनरी दिखा रहा है कुछ कुछ जगह पे। यस मैम, आंसर करेक्ट इसका कोरोनरी कुछ दिखा रहा जगह है। पे कोरोनरी है, कुछ जगह पे सिस्टमिक है। ये टॉपर वाले मैम गलत बताते हैं। हाँ, नाउ लेट मी डिस्कस दिस। Yes, तो ma'am. ऐसे That's टाइम पे ना really हम टीचर्स कभी ऐसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। देयर शुड बी आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल्स या विकिपीडिया को ही सपोर्ट करते। वी डोंट गो ऑन दिस टॉपर एंड बायजूस एंड ब्रेनली, ये सब नहीं देखना है। तो आइदर विकिपीडिया को देखना है या आर्टिकल्स को पढ़ना है, तो ही यू विल गेट अ जवाब। हाँ, ये आर्टिकल तो कोरोनरी बता रहा है। तो फिर डी। यस, दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। अगर इसने किसी ने भी अटेम्प्ट किया है, अब इस वाले टेस्ट का तो मुझे पता नहीं, बट जब फाइनल नीट वाला टेस्ट या सीयूईटी टेस्ट होता है ना, उस टाइम पे अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ग्रेस मार्क मिलता है इफ यू हैव अटेम्प्टेड। अटेम्प्ट नहीं किया तो ग्रेस मार्क नहीं मिलता है, बता रही हूँ मैं। मान लो अगर इसका सही होना चाहिए कोरोनरी, बट आंसर की में सिस्टमिक होया है, एंड उसके बाद जब रिलीज होता है आंसर की एंड किसी ने सवाल उठाया कि एनटीए को बोला एजेंसी वालों को कि नहीं
सिस्टमिक नहीं होना चाहिए, कोरोनरी होना चाहिए। एंड इफ द कमिटी एग्रीज ना, तो जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा उसको ग्रेस मार्क्स मिलता है, फिर तो बिना करके अटेम्प्ट किए नहीं आएंगे मिलेगा। अगर आया है। अभी आज का इस टेस्ट का मुझे नहीं पता बिकॉज ये हो चुका, बट फाइनल एग्जाम 4 जो नंबर मेन ऐसे एग्जाम होती मिलेंगे है उसकी यानी बात मेरे करते हैं। 160 हो जाएंगे मैम, 170, 470। ओके चलो, 134 Trocky and Bangkok possesses सिंपल है, कार्टिलेजिनस लिंक्स होती है ना उनमें। तो बट मैम इसका सिस्टमेटिक क्यों नहीं होगा? सिस्टमेटिक इसलिए होगा, होगा रे, सिस्टमेटिक भी होगा, मैं भी बता रही हूँ। सिस्टमिक मतलब वही हिस्से जहां से हार्ट लेके जाता है पूरे बॉडी की तरफ। तो सिस्टमिक कोरोनरी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक, फिर समझे? मैम दोनों में अगर डिफरेंस वैसे क्या है? देखें, कोरोनरी मतलब वो ब्लड जो वापस हार्ट को ही आ रहा है, मतलब एओर्टा से जब हार्ट पंप आउट होगा ना, तो जब एओर्टा से हार्ट एओर्टा से जब ब्लड पंप आउट होगा बाहर, तो हम क्या कहते हैं कि एओर्टा से मतलब जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वहां से एओर्टा से प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी को जाता है। बॉडी के साथ साथ हार्ट की खुद को भी तो मिलेगा ना। तो हार्ट खुद को जो मिलता है उसको जो ब्लड मिलता है, एंड उसमें जो डीऑक्सी ब्लड वापस से निकाला भी जाता है ना। कोरोनरी साइनस भी मैंने एक पढ़ाया था आपको, कोरोनरी साइनस, इसको पूरे कोरोनरी साइनस एंड कोरोनरी आर्टरीज, इसको एक साथ कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। तो एक सेंटेंस है एनसीईआरटी में कि देयर इज अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम व्हिच टेक्स द ब्लड टू योर हार्ट, ऐसे कुछ एक सेंटेंस मैंने कहीं तो पढ़ा हुआ याद है मुझे। तो कोरोनरी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक ओनली, क्योंकि एनी हाउ सिस्टमिक का ब्रॉड डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन लेके जाने वाला ब्लड होता है, ऑक्सी ब्लड, वो एओर्टा से पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। बॉडी में हार्ट भी आ गया, फिर दैट मींस कोरोनरी को भी वो सिस्टमिक में इंक्लूड कर रहे हैं। बट जब कोरोनरी एंड सिस्टमिक दो अलग अलग ऑप्शन दे रहे हो तो दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वरना ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो लेट्स सी, मैं इसको देखती हूँ पूछ के कि आपने दोनों भी ऑप्शंस डाले हैं, दोनों भी किया होगा तो सही बात है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, व्हाट इज द थिंग, लेट्स सी। सिस्टमिक मतलब पूरे हार्ट पूरे बॉडी को सप्लाई करने वाला सर्कुलेशन, कोरोनरी मतलब हार्ट को ही सर्कुलेशन करने वाला, ऐसा। खुद भी तो हार्ट यूज करेगा ना ब्लड। मैम आज तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा? कर दे क्या, कर दूं क्या, बंद, ये हो गया। यस मैम। यस मैम। यस लेट्स मैम, कर स्टॉप। दो। मैम एनसीईआरटी में पूरी लाइन लिखी हुई है कि मतलब कोरोनरी सिस्टम ही अलग से सिस्टम है जो हाँ कार्डियक मस्कुलेचर के लिए यूज होता है। एग्जैक्टली वही मैंने कहा था ना कि कोरोनरी सिस्टम करके एक है कुछ वर्ड दैट इज देयर। कोई बात नहीं मैम, मेरे 417 मार्क्स हो गए। वो मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता रे बच्चा। आगे का बताया मैम ने। हाँ मैंने वो मेन एग्जाम्स की तो बात आगे करी है। सोचा है ना, मिले ना मिले। ठीक है, हाँ, कीप ऑन योर गुड वाइब्स। ओके। तुम केमिकल पढ़ाओगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन? एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अब, वरना मेरा गुस्सा ठंडा। मैम एक ही कॉन्सेप्ट रह रहा है मैम, एक लास्ट। ही कॉन्सेप्ट रह गया ना वैसे। चलो एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, मैम फिर बाद में अगली क्लास में जो डाउट्स है देखते, तब तक क्या मुझे अगर पता चलता है कि क्या क्या है सिलेबस, तो वी कैन स्टार्ट रिवाइजिंग वो वाले चैप्टर्स, फिर जो भी डाउट है आपको। गगन गया छोड़ के, और कौन कौन गया मैंने अब देखा। मैम मैं किया। हाँ, मैम पढ़ेंगे। मैंने ना एनसीईआरटी बुक की ना पिक भेजी है, वो देखना। अबाउट व्हाट? सिस्टमिक सर्कुलेशन। हाँ ये सेंटेंस मैंने पढ़ा है। मैम तो आंसर तो सिस्टमिक होना चाहिए। Oxygenated blood entering in the aorta carried by the network arteries, arterioles and capillaries to the
मैम मैंने रात ही को पढ़ा था उस टाइम, बट सैटरडे की हार्ट रात के को। खुद के बारे में कहाँ बात हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी कोरोनरी के बारे में किसने पॉइंट उठाया था? कोमल आपने उठाया था क्या? यस मैम। यस मैम। कोमल क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है? मैम कोरोनरी जो सर्कुलेशन है वो इसमें है क्या, इस चैप्टर में, सर्कुलेशन में? अरे मुस्कान, ये जो मुस्कान ब्लड सर्कुलेशन वाला फिगर है ना, फिगर 18.4, उसके ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही 2 लाइंस है, वो पढ़ो, उसमें है ये। पढ़ो ये सेंटेंस। मैम इसी से ये कोरोनरी डाउनलोड वेसल नहीं हो रहा है बनवा मेरे रहा में हूँ। वीडियो। कौन है ये? शिवानी। इट इज टेकिंग टाइम। मैं अपने प्लांट ग्रोथ करा दिया। पढ़ो। प्लान तो करेंगे ना, नहीं कराया ना हमने? मैम याद नहीं है बट जो क्वेश्चन था वो नहीं तो मैम, ये आपको था क्या ना कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, नहीं, ऐसा कुछ। हार्ट को, हार्ट कार्डियक मस्कल को, खुद के हार्ट को, खुद के ही मसल्स को कौन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ऐसा क्वेश्चन था। तो किसने कहा, आई गेस कोमल या शिवानी, किसने कहा कि कोरोनरी भी हो सकता है आंसर। तो देन मुझे लगा कि कोरोनरी भी हो सकता है, क्योंकि कोरोनरी सिस्टम मींस व्हाट, ये ऐसा सिस्टम है जो हार्ट से डीऑक्सी ब्लड लेके राइट एट्रियम में डालता है, एंड हार्ट को खुद को भी वो ऑक्सी वाला ब्लड भी लेगा। तो मैम टेक्निकली विकिपीडिया भी कोरोनरी इज आल्सो राइट, एंड कोरोनरी एक सिस्टमिक का ही हिस्सा बन जाता है। हार्ट से बाहर निकालने वाला ब्लड जो भी आएगा वो कोरोनरी में भी आता है, हार्ट में भी आता है। तो समवेयर कोरोनरी सिस्टम को सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही हिस्सा मान के अगर चलते हैं तो सिस्टमिक इज मोर राइट, पर टेक्निकली Yes, बोथ आर राइट। टेक्निकली बोथ आंसर आर राइट, क्योंकि दोनों में भी कुछ गलत नहीं है कहना। मैम विकिपीडिया भी कोरोनरी बता रहा है। It's a debatable question now. I'll try to discuss with other team also, and the content team की उनका क्या point of view है about this, and then I'll conclude. इसके बारे में एक बार कल के मीटिंग में बात करके देखते हैं। थोड़ा सा हार्मोन्स का एक कॉन्सेप्ट कर लेंगे। एंड हम दोनों सिस्टम्स को भी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सक्लूसिवली वर्ड भी लिखा हुआ है इसके लिए। पढ़ो एक बार कोमल वो सेंटेंस। A special coronary system of the blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. हाँ, मतलब हार्ट को लेके जाने के लिए, हार्ट से लेके आने के लिए ब्लड को एक स्पेशल सिस्टम बनाया है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम। मतलब ऐसे वेसल्स ब्लड के जो हार्ट से खुद के लेके आते हैं ब्लड, डीऑक्सी वाला ब्लड लेके आएंगे एंड ऑक्सी वाला ब्लड लेके पहुंचाएंगे वापस से। हार्ट को खुद को, किसी और के तरफ वो नहीं जाते, बॉडी की तरफ नहीं फैले हुए, वो सिर्फ हार्ट के खुद तक ही सीमित है। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सी वाला ब्लड वापस से डाल देंगे हार्ट में ही, हार्ट के एट्रियम में प्यूरिफाई करने के लिए, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ले भी लेंगे प्यूरिफाइड ब्लड। तो ऐसा सिस्टम जो हार्ट के खुद के ही इर्द गिर्द में घूम रहा है, दैट इज कोरोनरी सिस्टम। एंड वो भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन तो सप्लाई करता है ना फिर। तो सिस्टमिक ही फिर क्यों बोलना सही होगा एंड कोरोनरी बोलना क्यों गलत होगा? फिर कोरोनरी इज आल्सो राइट, समझ रहे हो? बट कोरोनरी कैन बी पार्ट ऑफ सिस्टमिक। में ये बता रही हूँ आपको कि सिस्टमिक का ही हिस्सा है। हम सिस्टमिक को क्या डिफाइन करते हैं? हार्ट से जो भी वापस बाहर लेके जाता है ब्लड को पूरे बॉडी की तरफ, उन सारे वेसल्स को हम एक साथ सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। उसमें कोरोनरी वाली में तो आए ना, फिर उसी का हिस्सा हुए ना वो, समझ रहे हो? तो ये Yes, लॉजिक भी हम लगा सकते हैं। इस हिसाब से दोनों आंसर्स आर करेक्ट, अटेम्प्टिंग बोथ वुड बी करेक्ट ओनली। ठीक है, लेट्स लिटिल बिट स्टडी। अब ये लोग आपको ये कहाँ याद है पता नहीं, मुझे नहीं याद। मुझे लगता है आप लोग ये अब हॉर्मोन्स तो थोड़ा सा भूल चुके होंगे, बट यू कैन रिवाइज एंड आस्क मी बाद में कि अगर इसमें से कोई ऐसा हार्मोन है नहीं समझा हो। तो एक नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचता था, दैट वाज अबाउट कि क्या हॉर्मोन्स के केमिकल नेचर होते हैं। मतलब बेसिकली हमको ये तो पता है कि हार्मोन बेसिकली प्रोटीन से बना है, ये हमको पता था अब तक। बट ऐसे और भी कुछ मटेरियल है जो एज अ हार्मोन बिहेव करते हैं, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन। हमारा टेस्टोस्टेरॉन जो है, ईस्ट्रोजन जो है, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन मतलब उनका स्ट्रक्चर होता है, दे हैव रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन देयर केमिकल फॉर्मूला, जिसकी वजह से हम उसको स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं। एक लिपिड डेरिवेटिव होता है वो।
तो उनके प्रोटीन्स या हार्मोन्स के नेचर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल हार्मोन्स को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो प्रोटीन वाला, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। दूसरा स्टीरॉयड हार्मोन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स, मतलब एक्सक्लूसिवली जो हम थायराइड हार्मोन पढ़ते हैं ना, T3 एंड T4, क्योंकि यही एक ऐसा हार्मोन है जिसमें हम एक्स्ट्रा आयोडीन का मात्रा यहाँ पे जुड़ता है। तो आयोडोथायरोनिन मतलब ऐसा हार्मोन जिसके साथ हम आयोडीन को जोड़ते हैं, तभी वो हार्मोन एक्टिवेट होगा। एंड लास्टली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब ये है, अब आपको याद होगा कुछ ऐसा अमाइनो एसिड का होता है स्ट्रक्चर, करेक्ट, समथिंग लाइक दिस, वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो जब ये आर ग्रुप को हम किसी और चीज से रिप्लेस करेंगे एंड उससे जब कोई हार्मोन बनेगा, उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। छोड़ दो निखिल, सनी, रिलैक्स, चिल करो, लीव इट एवरीथिंग नाउ, ओके, छोड़ दो। अब देखो 4 तरीके के फिर से हार्मोन्स लिखते हैं हम, कौन से है बच्चा जी? पहला हार्मोन है हमारा प्रोटीन वाला, जिसमें नॉर्मल से हमारे बहुत से एग्जांपल्स आएंगे। प्रोटीन वाला हार्मोन जिसमें पेप्टाइड होता है, आपका वो भी याद है, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, एएनएफ फैक्टर। ये सारे हार्मोन्स, इंसुलिन हो गया, एएनएफ हो गया, बहुत से हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, ग्लूकागोन, दीज आर ऑल प्रोटीन्स, नॉर्मल प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन। ये पहला टाइप। दूसरा है स्टीरॉयड स्ट्रक्चर वाला हार्मोन, जैसे हमारे गोनाड्स के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन वाले हार्मोन जो है ये स्टेरॉइड वाले हैं। ये ईस्ट्राडायोल जो लिखा है ना यहाँ पे, ईस्ट्राडायोल इज नथिंग बट ईस्ट्रोजन ओनली। केमिकली एक्चुअली उसका नाम ईस्ट्राडायोल होता है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नाम ईस्ट्राडायोल होता है, बट वी नॉर्मली कॉल इट एज ईस्ट्रोजन। तो दीज आर नथिंग बट योर स्टीरॉइड हार्मोन। कॉर्टिसोल भी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन, जनरली एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन। फिर लास्ट में नहीं, थर्ड आया है जिसमें आयोडीन होता है, क्या था वो, आयोडोथायरोनिन्स। सिंपल, ये हमारे वो हार्मोन्स है जो T3 एंड T4 कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है, आयोडीन की एक नंबर जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3। एंड एक्टिव फॉर्म कौन सा है इनमें से? किनमें से? मैम किसमें से? एंड T4 में से एक्टिव फॉर्म कौन है? T3। हाँ, मैम T3। करेक्ट। तो एक जब आयोडीन निकालेगा तभी एक्टिव फॉर्म बनेगा। एंड लास्ट इज योर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, मतलब किसी अमाइनो एसिड से जब बनता है हार्मोन, जैसे हमारे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, इमरजेंसी हार्मोन। बस ये 4 तरीके के हार्मोन्स है। एंड फिर आपका एक्शन है। अब एक्शन के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि ये हार्मोन का एक्शन कैसे है, उसको ना लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एक्शन। के पहले मुझे थोड़ा सा आपको रिसेप्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। रिसेप्टर्स मतलब, व्हाट डू यू नो अबाउट रिसेप्टर्स? किसी को पता है रिसेप्टर्स का मैम मतलब? जैसे ब्लड्स में था मैम, जो रिसीव करते हैं। यस मैम। जैसे क्या, समझी नहीं मैं। मैम जैसे ब्लड वाले चैप्टर में नहीं था मैम, जैसे वो रिसेप्टर एंटीजेंस होते हैं थे, और वो एक मैम डोनर एंटीजेंस होता थे, है जिसकी। वो एंटीजेंस थे। यस मैम। सी, आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सी चीजें होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कभी सेल को इंटरैक्ट करना होता है, मैसेजेस को ट्रांसफर करना होता है, कभी न्यूरॉन्स के साथ जुड़ के इंपल्स को ट्रांसफर करना होता है, कभी एंटीजेंस मतलब आरबीसी की जैसे बिहेव करना होता है, एंड कभी कभी उनको इम्यून सिस्टम के साथ भी कांटेक्ट करना होता है। तो देयर आर सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स एंड डिफरेंट चीजें लगे हुए होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड हर एक का काम अलग है।
रिसेप्टर्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होंगे। उनमें से एक ऐसा रिसेप्टर है जो क्या काम करेगा, हार्मोन को डिटेक्ट करने का काम करेगा। उनसे भी अगर कुछ ऐसा रिसेप्टर मान लो सेल के ऊपर लगा हुआ है, तो ये एक एक्स नाम का हार्मोन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोबिस्को एंजाइम का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है बेटा। आई डोंट गेट कि आप रूबिस्को को यहाँ पे क्यों, नहीं, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ रूबिस्को हियर। सपोज दिस एक्स हार्मोन क्या कर रहा है, इसको सेल के साथ कांटेक्ट करना है, मे बी इट हैज टू ब्रिंग आउट सम इफेक्ट, ठीक है। तो जब उसको इफेक्ट लाना होगा तो पहले देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर रिसेप्टर्स कौन से वाले हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। मेम्ब्रेन रिसेप्टर मतलब सीधी सीधी बात, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे एंटीना जैसा लिखा होगा, हार्मोन आएगा, वहां पे जुड़ेगा, एंड जुड़ने के बाद उससे कुछ अंदर की चीजें के ऊपर ऐसी चेंजेस होंगी जो इंफॉर्मेशन सीधा सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया सेल ने, ये हार्मोन ने ये रिसेप्टर को जोड़ दिया, मतलब मान लो एक्स हार्मोन आके इसके ऊपर बैठ गया है। अब अंदर की तरफ ये जो रिसेप्टर है अंदर कुछ ऐसा मैसेज भेजता है, मान लो ये हमारे बॉर्डर के ऊपर ठहरे हुए कोई सैनिक है, उनके पास वॉकी टॉकी होती है ना, फोन से वो कैसे मैसेज भेजते हैं दूसरी तरफ, बेस कैंप की तरफ वगैरह, वैसे ही ये Yes. मैसेज भेजेंगे। कहाँ? इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो मैसेज भी किसी तरह से भेजते हैं, वो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ही, कभी कैल्शियम के फॉर्म में मैसेज होगा, कभी आयरन के फॉर्म में होगा, कभी किसी और प्रोटीन के फॉर्म में होगा। सो देयर विल बी सम मॉलिक्यूल जो मैसेंजर का एक्ट करेगा, ठीक है। मैम And- चेंज बाउंड्री पे होगा, मेम्ब्रेन पे होगा। मेम्ब्रेन पे होगा, मेम्ब्रेन पे। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि प्राइमरी कौन था, प्राइमरी मेरा हार्मोन था। प्राइमरी जो हार्मोन था जो एक्चुअल मैसेज लेके आया, इसको कुछ काम करवाना था, कुछ इफेक्ट था, मान लो ये क्या था, एड्रेनालिन था, नर्वसनेस हो रही है सेल को, तो ठीक है, ये नर्वसनेस वाला मैसेज है। तो अब क्या होगा, ये हार्मोन जाके उस मेम्ब्रेन को, अब इसके भी एग्जांपल्स है कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स को करने वाले हार्मोन कौन से हैं एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को पढ़ेंगे, वो आगे हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मेम्ब्रेन के रिसेप्टर जो है वो बाउंड्री के अंदर घुसते नहीं है, बाहर खड़े रह के सिर्फ उधर के जो रिसेप्टर्स है उन तक ही मैसेज पहुंचाएंगे। वो रिसेप्टर अब अंदर की तरफ फिर फॉल करके बताएगा कि ऐसा ऐसा हार्मोन आया है, इसका ये संदेश है, इसके ऊपर से हमको अंदर सेल के ये चीजें डेवलप करनी है, इफेक्ट लाना है। तो जो सेकेंड मॉलिक्यूल अंदर काम कर रहा है मैसेज लेके जाने का, दैट कुड बी एनी प्रोटीन, एनी कार्बोहाइड्रेट, एनी आयन, एनीथिंग, and that is called as secondary messengers. Those molecules, उनको हम कहेंगे secondary messengers. सही बात? मैम फिर बारे से बता देना सेकेंडरी मैसेंजर्स का। ठीक है, let me write it somewhere. देखो यहाँ पे जैसे दिया है साइक्लिक AMP है, कभी IP3 है, कभी कैल्शियम है। देखो अब मैं दिखा देती IP3 क्या है? आयनोसोल फॉस्फेट, जैसे आप IP इसमें लगाते हो ना, ADP प्लस IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाते हो ना बेटा, ADP plus IP UUATP, this is inorganic phosphate. Phosphate group. AMP Cyclic AMP is adenosine monophosphate. तो AMP is उसका फुल फॉर्म इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जैसे ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये से एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब ये ATP का ही छोटा सा छोटा भाई, एकदम छोटा वाला भाई है। AMP, ADP, ATP मैम ऐसा। मैम ADP बीच वाला भाई हो गया। हाँ, मोनोफॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट होगा उसके पास, डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट्स होंगे, ATP मतलब ट्राइफॉस्फेट्स, तीन फॉस्फेट होंगे। तो तीन फॉस्फेट वाला होता है एनर्जी करेंसी, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मोनो एंड डाई वाले के पास एक ही फॉस्फेट है, इतनी एनर्जी नहीं होगी उनके पास, तो वो एनर्जी करेंसी का काम नहीं करते, कुछ और काम करते फिर वो, ठीक है। ओके मैम। तो मैं ये बता रही थी कि फिर से जैसे इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो अगेन व्हाट हैपेंस, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई एक्स नाम का अगर हार्मोन आ रहा है, सम XYZ हार्मोन इज कमिंग, एंड ये सिर्फ बाउंड्री पे बैठा हुआ जो हमारा सिपाही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन
रिसेप्टर्स। ये क्या करेगा, एक्स हार्मोन जब इसके ऊपर बैठेगा तो इसको जो भी इफेक्ट लाना है वो पहले मैसेज इसको देगा, रिसेप्टर को। रिसेप्टर क्या करेगा, अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। मान लो यहाँ पे कैल्शियम को उसने दे दिया इंफॉर्मेशन, ये कैल्शियम जाके अब न्यूक्लियस को देगा, क्योंकि एट द एंड डीएनए लेवल पे इफेक्ट लाना होता है। जब डीएनए लेवल पे इफेक्ट लाओगे तभी पूरा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, या जो भी अगर ये इंसुलिन हार्मोन है तो ग्लूकोज का अपटेक करना, जो भी है डीएनए लेवल पे चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये अंदर जाके फिर न्यूक्लियस को बताएगा। ये हो गया एक तरीका मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का। दूसरा है जो क्या करता है, डायरेक्टली अंदर जाता है डायरेक्टली। अच्छा ये कौन सा है, ये मेम्ब्रेन वाला ही है, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, ये अंदर जाने वाला। जैसे ईस्ट्रोजन, यहाँ पे नो रिसेप्टर्स, यू कांट सी कोई रिसेप्टर, यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर दिख रहा है आपको? नो, देयर आर नो रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन। मतलब ये मॉलिक्यूल सीधा सीधा सेल मेम्ब्रेन को पार करके चले जा रहा है अंदर। यहाँ पे बाउंड्री वाले कोई भी इंसान की जरूरत नहीं है। ये जैसे ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये डायरेक्टली अंदर तक जाके न्यूक्लियस के ऊपर भी बैठ के डीएनए को अटैक करके वहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। यहाँ पे किसी भी बीच में सेकेंडरी मैसेंजर्स की या किसी और की मदद नहीं चाहिए। तो ये फर्क है ये वाले डायग्राम में और ये वाले में। ये है रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर कोई बैठता है, रिस्पॉन्स 1 जनरेट होगा, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये मैसेज फिर लेके जाएंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड फिर जो भी चीजें हमको करवानी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है हार्मोन एफएसएच, एलएसएच, एलएच, ये है जो मेम्ब्रेन तक ही आकर रुक जाएंगे। इसका मतलब हार्मोन खुद अंदर नहीं जा रहा है। पहले वाले ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन किस चीज की है? नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन बेटा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, यस। नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन मतलब हम अब एफएसएच की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिया है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज पे एक्ट करता है, तो ओवरीज का मेम्ब्रेन देखा है ना हमने, फॉलिकल मैंने आपको पढ़ाया था, यस मैम, पढ़ाया था। इधर ही पढ़ाया था, इधर ही। ये जब फॉलिकल ग्रो होगा, ये ग्रो होने के लिए यहाँ पे लगता है उसको एफएसएच, ये एफएसएच, तो एफएसएच ये फॉलिकल के ऊपर आके बैठ जाएगा, फिर ये अंदर का एग डेवलप होने के लिए फॉलिकल खुद अंदर नहीं, एफएसएच खुद अंदर नहीं जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर को किसी को बताएगा कि भाई मैं ये इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, अंदर के एग को डेवलप करवाना है, तो वो खुद अंदर नहीं जा रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो हार्मोन एक्शन 2 तरीके के हैं, एक तो हार्मोन खुद अंदर जाना, नहीं तो किसी और की मदद से वहां से वो इफेक्ट लेके आना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हार्मोन आ रहा है, रिसेप्टर के ऊपर बैठ रहा है, मतलब ये पहला केस है, मतलब ये हार्मोन खुद अंदर जा रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ रिसेप्टर तक अपनी मैसेज पहुंचा रहा है, फिर रिसेप्टर इंटरनल कुछ चीजें चला रहा है, एंड जो भी चाहिए हमको इफेक्ट लेके आ रहा है। सो दैट वे वी हैव 2 ways, 2 mechanisms of hormone action. क्लियर या फिर से बता दूं? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है मैम। इतना ही था वैसे, और कुछ है ही नहीं, चैप्टर ही खत्म हो रहा है वैसे। ओके, बस इतना सा था चैप्टर में। हाँ, पहला था कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर वाला था, जैसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर था। दूसरा था हमारा डायरेक्ट इनसाइड द सेल, लेट्स राइट इज इनसाइड द सेल। तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर में हार्मोन जो है वो अपना मैसेज किसी सेकेंडरी मैसेंजर को देगा, यहाँ पे हार्मोन खुद डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो ये फर्क है बस दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। सन्नी आपको नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज आपने शायद पहला वाला क्लास नहीं किया होगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ यार बच्चों, आता है गुस्सा, बट इट्स ओके, लीव इट, हो गया खत्म अब।
सनी बहुत से डाउट्स है आपके। ये रुबिस्को इज नॉट रिसेप्टर, पहली बात, कंफ्यूज हो रहे हो आप। ये एक्स्ट्रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने, व्हाट इज डॉर्फिज्म, व्हाट इज एक्रोमेगाली, क्रिटिनिज्म। यस मैम, दिखाया था। कौन था उस लास्ट क्लास में? बहुत बच्चे थे नहीं, आई गेस। मैं मैम था। मैं थी। मैम भी। मैं थी मैम। थे क्या? क्योंकि लास्ट क्लास शायद थर्सडे वाला हमारा मिस हो गया था ना। ज्यादा नहीं थे। ग्रेव्स डिसीज देखो। आंखें देख के डर लग मैम गया। ये नहीं बताया था। हाँ, ये एक्स्ट्रा है। ये है ना, इसका उल्टा है। ये गॉइटर है जहाँ पे जनरली, मतलब ज्यादातर ये हाइपो में होता है, जब थायराइड कम हो जाता है तब होता है। दिस इज व्हेन थायराइड इज मैम लेस। आपने कहा था कि थायराइड अगर कम हो जाए या बढ़ जाए तो दोनों में ये हो हाँ सकता हाँ, है। मैं बता रही हूँ, सुनो। दोनों में भी होता है, बट मोस्टली इन दिस, जब थायराइड इज लेस, दोनों में भी होता है। ज्यादा जो कंडीशन पाई गई है गॉइटर की, वो हाइपो के वजह से पाई गई है। हाइपर के वजह से बहुत कम पाई गई है। मतलब अगर 10 लोग है दुनिया में जो गॉइटर से अफेक्टेड है, तो उसमें से 7 से 8 लोग कम आयोडीन की वजह से उनको गॉइटर आया हुआ दिखा है। हाइपर के वजह से 2 या 3 ही है। तो वजह दोनों भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ गॉइटर की वजह सिर्फ एक ही है, वजह दोनों भी हो सकती है। बट परसेंट ऑफ कमिंग दैट रीजन इज मोर, जिसमें थायराइड कम है। गेटिंग? तो 80 to Yes, 90% इज बिकॉज ऑफ लेस आयोडीन। तो इसका ये रिवर्स है कि हाइपोथायराइडिज्म, सॉरी हाइपर में जब एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका थायराइड हार्मोन, तो देखो आंखें कैसे एकदम बड़ी हो जाती है। आंखें बड़ी हो जाएगी, टेस्टलेस हो जाएंगे मैं डर गया था जनरली। देख। जनरली व्हाट हैपेंस, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नाउ यू विल नॉट बी नोइंग कि ये क्या है, न्यू टर्म आपके लिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मतलब क्या, कि ऐसा डिसऑर्डर जब बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इम्यून सिस्टम विल डू सेल्फ अटैक। मैं सोच रही थी इसका यही होगा। खुद ही अटैक करने लगता है खुद ही के सेल्स को। तो ये गलती कर बैठता है कभी कभी। दिमाग नहीं है ना इसके पास, तो ये दिल से गलती ऐसे कर बैठता है एंड खुद के सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है। एंड इस दिस कंडीशन, अब ये एक ही कंडीशन नहीं है बच्चों, सिर्फ एक ही कंडीशन में ग्रेव्स होता है, नो। ऑटो इम्यून डिजीज इज अ लार्ज कंडीशन। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस है जो इम्यून सिस्टम खुद को अटैक करने की वजह से होते हैं। रेयर केस है, बट ऐसा इम्यून कभी कभी पगला जाता है खुद के सेल्स को। एक्चुअली इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स में एंड दूसरों के सेल्स में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी रखता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में। कभी भी इम्यून सिस्टम अपने खुद के सेल्स को अटैक नहीं करता है नॉर्मली। बट अगर वो उसकी कैपेबिलिटी खो गई, मान लो वो भूल गया कि मेरे आजू बाजू के सेल्स मेरे खुद के ही भाई है, खुद ही का बॉडी है, एंड ये सोचने लग गया कि नहीं ये मेरे भाई नहीं, मैं इसको मार डालूंगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून सिस्टम, खुद को मार के देना, खुद ही पे कुछ ना कुछ अटैक करना। तो ये कहीं पे भी अटैक हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है। तो समटाइम्स योर गॉइटर, समटाइम्स योर ब्रेन, समटाइम्स योर नर्वस, समटाइम्स योर सम अदर मसल, डिपेंड्स। गैंग्रीन हो सकता है कभी। तो किस चीज पे अटैक हुआ है, कौन से सेल्स कहाँ पे टारगेट करके मार रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है। ऐसा। यस मैम। मैम बट इसको पता है, देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसकी आंखें बिल्कुल मेरे पास आते जा रही हो। आंखें नहीं, बड़ी हाँ, बड़ी हो रही है। ये झुका नहीं पाते पल के, फिर वेरी स्लोली ऐसा वो बड़ा ही हो जाएगा एकदम से। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। मैम डर गए थे सीधे। खत्म। तो मैम ये ठीक कैसे हो पाता है फिर? हाँ? नहीं होगा। ये फिर कभी ठीक नहीं डिजीज के ऊपर कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इम्यून सिस्टम को हम कुछ मेडिसिन दे के वीक कर सकते हैं। वी कैन वीक द मेडिसिन दे के इम्यून सिस्टम को। बट इसके अगेन डिसएडवांटेज है, आप इम्यून सिस्टम को वीक करोगे तो हो सकता है कभी वायरस अटैक कर जाए, कभी बैक्टीरिया अटैक कर जाए, तो यू कोरोना कांट भी हो हेल्प। जाएगा। ये बहुत बुरी कंडीशन है। इसके ऊपर अब तक तो फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है कोई भी मैम अभी। जो क्वार्टर है वो भी तो, उसके भी तो कोई वो नहीं है ना। हाँ, उसके भी नहीं है। कुछ इनिशियल स्टेजेस में यू कैन हेल्प द पेशेंट, थोड़ा सा ही सूजन है तो थोड़ा बहुत हेल्प लेके कर सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट जितने दिन जिंदा है उतने दिन वैसे ही चलना पड़ेगा, वरना नहीं, कुछ नहीं।
ऐसा। छोड़ दो, आइस को हटा देंगे अब। ये देखो, ये डायबिटीज मेलिटस किससे होता है ये दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि पैनक्रियाज ने क्या बनाया है, इंसुलिन। इंसुलिन जनरली क्या करता है, ग्लूकोज को लेके जाता है सेल की तरफ। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, ऐसे दो डायबिटीज दिखाया ना। तो जनरली जो पहले वाला डायबिटीज मेलिटस है उसमें क्या होता है, जहां पे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रह जाती है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन पैनक्रिया बना नहीं पा रहा है, जिसके वजह से जो खाना खाने के बाद ग्लूकोज होता है वो पूरे सेल को हम पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि ग्लूकोज का लेके जाने वाला इंसुलिन ही नहीं है। तो ब्लड में जब भी आप पोस्ट मील देखोगे आपको शुगर हमेशा हाई दिखेगा। तो देखो, ये ग्लूकोज जो है ये ब्लड में ऐसे ही घूमे जा रहा है, ये यहाँ पे सेल पे आके बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है। दैट इज वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाइप 2 में क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज तो है, इंसुलिन तो है, बट सेल्स जो है, सेल के ऊपर का जो रिसेप्टर है वो अब इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मान लो ये सेल है, ये रिसेप्टर है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लेके जाके यहाँ पे बिठा देता है एंड अंदर ट्रांसफर कराता है। ठीक है, GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब पहली केस में हमने देखा कि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, इसलिए उसको नॉर्मल डायबिटीज हुआ है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज ये होता है कि ये रिसेप्टर ही, मतलब जैसे ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा है कि नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं ग्लूकोज को अंदर आने नहीं दूंगा, तो कितना ही दरवाजा खटखटा, ऐसा। दैट इज टाइप 2। इंसुलिन तो बन रहा है बट किसी काम का नहीं, क्योंकि सेल इज नॉट ओपनिंग द डोर टू कम इनसाइड। इंसुलिन को वो पहचान ही नहीं पा रहा है। समझे दोनों का फर्क? यस मैम। यस मैम। ओके। एडिसन्स डिजीज, ये थोड़े एक्स्ट्रा डिजीजेस है, चलेगा ना? आप लोग अगर बोर हो गए तो यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। मैम चलेगा, पढ़ा हुआ। एडिसन्स डिजीज यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर एड्रिनल ग्लैंड्स की जो हार्मोन्स है हमारी, एड्रिनल ग्लैंड्स की हार्मोन्स में अगर कुछ दिक्कतें आ गई, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है, आप एडिसन पे एड्रिनल याद रख सकते हो। एड्रिनल ग्लैंड्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। एक तो हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, एंड दूसरे हमारे कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स में कौन आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो आपके ग्लाइकोजन, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड वाटर, इन सारों को देखते हैं वो। तो मेन चीज है ना ये, वाटर को, ग्लूकोज को, लिपिड्स को देखना, कार्बोहाइड्रेट को देखना, इमरजेंसी हार्मोन्स, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। तो ये चीजें जब अगर ठीक से नहीं बनेगी, when there are not sufficient amount of steroid hormones, that is adrenal hormones, तो क्या क्या चीजें होंगी, स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, वेट लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। वही नहीं होगा तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। स्किन, विटिलिगो मतलब पता है किसी को, व्हाट इज विटिलिगो? कभी देखा है किसी के हाथ पैर के ऊपर से व्हाइट होते हुए? यस मैम, यस मैम। वाइट होते हैं मैम। व्हाइट सरफेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड विटिलिगो। मैम मेरे बायोलॉजी वाले सर के हैं हाथों पे और सर पे। हाँ, इट इज नथिंग, नॉर्मल स्किन कंडीशन है। मेलानिन पिगमेंट बंद हो जाता है बनना। तो जब मेलानिन पिगमेंट मैम तो ये जगह जगह से बंद होता है क्या? हाँ, वो नॉर्मली कहीं पे भी कोई भी जगह पे बनना स्टार्ट हो जाता है। मैम ये कौन सा मैम, पिगमेंट है? मेलानिन पढ़ा है हमने, मेलानिन। यस मैम, पढ़ा है। मैम ऐसा लगता है जल गए हो, ऐसा बिल्कुल लगता है। हम हाँ जैसे जलने के बाद हो जाता है। हाँ, बट एक्चुअली वैसा वैसे- नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक कि उस एरिया में से मेलानिन पिगमेंट बनना रुक गया है। मैम तो अगर skin उसे में white होने ये लगेगी। पिगमेंट पूरी बॉडी में बनता है। तभी तो आपका स्किन कलर है ना। मैम अगर ये इस वाले पेशेंट को बिठा देंगे धूप में तो फिर तो वो सिक्रेट होने लगेगा ना? नहीं होगा, उससे भी ट्रिगर नहीं होगा, बंद ही हो चुका है, उसका जीन ही ब्लॉक हो चुका है। नहीं सनी, ब्लैक स्किन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मेलानिन बनना। यस मैम। व्हेन स्किन इज गेटिंग ब्लैक या डार्क,
उसका मतलब उनमें बहुत ज्यादा मेलानिन है। जो कम होते हैं उनमें वो दैट विल बी फेयर स्किन, इसलिए तो वो पूरे व्हाइट हो जाते हैं ना, बिकॉज ऑफ नो मेलानिन एट ऑल, ऐसा। ओके यस देन, मैम। मैम जैसे फॉरेन लोगों में होता है। क्वेश्चंस अगले क्लास में कराऊंगी मैं, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं है अब। अगले क्लास में क्या करो, कल ही के क्लास में वैसे पूरा चैप्टर पढ़ के आओ, पूरे चैप्टर में एनी डाउट एनी हार्मोन वी विल डिस्कस दैट एंड क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। यस मैम, Okay, हम ma'am. क्वेश्चन बहुत सारे कराना। क्वेश्चंस कराएंगे, यस। और क्या देखना था, वन मोर थिंग आई हैड टू सी ना, नो मैम। वो क्वेश्चन हमारा 138 कुछ था, कोरोनरी वाला। Yes, ma'am. ओके फाइन, वी कैन स्टॉप हियर एंड यू कैन ड्रॉप द क्लास। टुमारो के लिए एक पूरा ये चैप्टर पढ़ के आओ एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस। और क्या, फिर और क्या चाहिए किसी को, और क्या पढ़ना है, क्या करना है बता दो, सो दैट वी कैन प्लान। एंड इस सैटरडे, संडे को टेस्ट नहीं होगा, इसके बाद संडे को टेस्ट नहीं होगा, अभी बता रही हूँ, सैटरडे को होने वाला है आपका टेस्ट। तो मे बी थर्सडे एंड फ्राइडे विल अगेन गो इनटू द रिवीजन क्लास, मे बी, आई एम नॉट श्योर। सो यू कैन अभी से, अब सिलेबस तो अभी तक मुझे भी नहीं पता है सनी, तो अब आप एक अंदाजा लगा लो कि जो हो चुके चैप्टर उसके छोड़ के जो बच गए हैं, जैसे एक्सप्रेशन पे नहीं हुआ शायद, न्यूरल, केमिकल, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, तो ये चैप्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो यू कैन स्टार्ट। मैम मैम इतने फर्स्ट सारे टर्म का नहीं चैप्टर। कराओगे? फर्स्ट चैप्टर कौन सा? First term. फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म नहीं, अभी पार्ट टेस्ट रिसेंट वाले चैप्टर पे करेंगे, क्योंकि उस टर्म का अगर चैप्टर टेस्ट करने लग गए ना, तो इट विल टेक अगेन फॉर फ्यू मोर डेज, बिकॉज आपको वो चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। वी हैव नॉट रिवाइज्ड दैट। ये आसान है क्योंकि आप इसको अभी पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज नहीं किया है हमने, उसके आपने शायद अक्टूबर में जो मिड टर्म लिया था तभी हुआ था। यस मैम। वेटेज ज्यादा आ रही है फर्स्ट टर्म के, सर कह रहे थे हमारे। वेटेज ज्यादा है ऑल सब्जेक्ट में। आपके Yes, फाइनल ma'am. एग्जाम्स की बात कर रहे हो क्या आप लोग? यस मैम, Yes, फाइनल ma'am. फर्स्ट टर्म की वेटेज फर्स्ट ज्यादा टर्म की है। वेटेज ज्यादा है। ओ, आपका उसका कुछ पीडीएफ है क्या? हाउ विल यू गेट टू नो कि क्या क्या आ रहा है, क्या मैम क्या? सिलेबस सिलेबस लिखा हुआ है। हाँ, सर ने ये कहा है सही पूरी पूरी है। याद करो बुक को। यस मैम। हमारे हम सर ने कहा है पूरी बुक चाट लो। पूरी बायो की बुक मैम, एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं उठा के देखना है। यस मैम। वो तो पता है, बट क्या डिलीटेड है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आ मैम रहा है? डिलीटेड भी बता मैम दिया वो मैम, एडवल पे डला है। सब कुछ ये बता मेरे दिया पास मैम। है, मुझसे मिला था। किसी के सर अगर ने पास शेयर है किया। यू कैन सेंड मी, आई कैन आल्सो सी एंड चेक। फिर हम एक काम कर सकते हैं, फिर आपको जो चैप्टर चाहिए वी कैन स्टार्ट रिवाइजिंग दैट, है ना? मैम फर्स्ट टर्म की एंड बायो की फिर जब एग्जाम है फाइनल, उसके पहले भी हम थोड़ा 1-2 दिन डाल सकते हैं रिवीजन क्लासेस, 17 जिसमें तारीख का बायो का 17 मार्च को है। हाँ मैम उस 18 17 के पहले के 2-4 दिन। मैम 17 18 दोनों दिन है। हाँ, हाँ। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन Yes, 4-5 ma'am. दिनों में 2-3 क्लासेस हम रिवीजन के कर सकते हैं। Yes. एनी चैप्टर इफ यू वांट वी कैन डू दैट। प्लांट ग्रोथ का भी रह गया ना, हाँ एक बार प्लांट ग्रोथ भी दिखा देती हूँ मैं, जितना हो सकता है उतना कवर करा देती हूँ मैं आपका। हार्मोन्स चाहिए तो उसमें से एक बार पढ़ लेंगे, यस मैम। है ना? प्लांट ग्रोथ में हार्मोन्स आ रहे हैं ना, वो डिलीटेड नहीं है। यस मैम। यस मैम, ये चैप्टर प्लांट पूरे आ रहे हैं। हार्मोन्स जो है अलग अलग, नहीं है। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ये सब। मैम मैंने आपकी व्हाट्सएप पे सिलेबस सेंड करा है, देख लेना। ठीक है, देख लूंगी मैं। ओके फाइन देन, अभी के लिए बाय बाय बच्चा, स्लीप वेल, बाय मैम। गुड बाय नाइट, मैम, विल गुड मीट नाइट। टुमारो। इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ डाउट है इस चैप्टर से तो वी कैन क्लियर इट आउट। फिर वेडनेसडे तो है नहीं, बच्चा कहाँ है फिर टाइम, अगर थर्सडे रिवीजन क्लासेस लग गए तो टाइम ही नहीं है फिर। यस मैम। मैम स्टार्ट कर देंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा।